स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, दैट इज़ अवर चैप्टर नंबर 4। केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करते हैं एक केमिकल रिएक्शन की। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन बनती है तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर साइंटिस्ट 3 चीज़ें नोट करते हैं। सबसे पहले कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। दूसरी चीज़ वो ये नोट करते हैं, इज़ द रिएक्शन अंडरगो इक्विलिब्रियम, एंड थर्ड वन, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो साइंटिस्ट सबसे पहले ये नोट करते हैं कि क्या वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो इसका पता चलता है उनको डेल्टा जी की वैल्यू से। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, इट मीन्स द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। दूसरी चीज़ वो देखते हैं कि क्या वो रिएक्शन उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है या नहीं। तो इसका पता चलता है उनको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं, दिस रिलेटेड विद द थर्मोडायनेमिक्स। आप लोगों ने +1 में पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो फर्स्ट 2 जो पॉइंट्स हैं दैट रिलेट विद द थर्मोडायनेमिक्स। द थर्ड वन इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। द स्पीड ऑफ रिएक्शन will be indicated by the branch which is known as a chemical kinetics. Kinetics का मतलब होता है मोशन या स्पीड। तो केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि डील करती है केमिकल रिएक्शंस के साथ, विच डील्स विद द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शंस और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं और रिएक्शन के मैकेनिज्म के साथ। इट मीन्स केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि डील करती है स्पीड ऑफ रिएक्शन के साथ। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, और उस रिएक्शन के मैकेनिज्म के साथ। उस ब्रांच को हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर? अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली है फास्ट रिएक्शन, सेकंड है स्लो रिएक्शन और थर्ड है मॉडरेट या इंटरमीडिएट रिएक्शन। सबसे पहली है फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन वो रिएक्शन है जो कि क्विक टाइम के अंदर हो जाती है या विद इन द सेकेंड्स हो जाती है। उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं फास्ट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ फास्ट रिएक्शन जो विद इन द सेकेंड्स हो जाएगी। सेकेंड है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसको प्रोसीड करने के लिए या जिसको कंप्लीट होने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। 1 वीक भी लग सकता है, 2 वीक भी लग सकते हैं, 1 मंथ में भी कंप्लीट हो सकती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग स्लो रिएक्शन कहते हैं और इसकी एग्जांपल है कोरिजन। थर्ड है इंटरमीडिएट और मॉडरेट रिएक्शन। वो रिएक्शन जो ना ज़्यादा फास्ट होती है और ना ज़्यादा स्लो, उसको हम कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। इसकी एग्जांपल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब हम डिकम्पोज करते हैं, इट कन्वर्ट इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, सो दैट इज नोन एज अ मॉडरेट रिएक्शन। क्लियर? सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन: फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन एंड इंटरमीडिएट रिएक्शन। अब हमने बात करनी है रेट ऑफ रिएक्शन की। तो इसमें सबसे पहले मैं एक रिएक्शन ले लेता हूँ। मान लो मेरे पास रिएक्टेंट्स हैं, वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। तो आपको इतना पता है कि स्टार्टिंग में जब हम लोग रिएक्टेंट्स लेते हैं, सिर्फ रिएक्टेंट्स लेते हैं, तो उस वक्त रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो काफ़ी हाई होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो 0 होती है। बट जैसे जैसे रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं रिएक्शन में, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करती है। इट मीन्स इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रही है। इट मीन्स रिएक्शन की जो स्पीड है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर। इट मीन्स रिएक्शन की जो स्पीड है कि कितनी स्पीड के साथ रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, वो डिपेंड करती है रिएक्टेंट्स के ऊपर और प्रोडक्ट के ऊपर पर यूनिट टाइम। So the rate of reaction is indicated as the decrease in concentration of reactant
क्योंकि जैसे प्रोडक्ट बनेंगे तो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ करेगी और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन इंक्रीज करेगी. सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. क्लियर? ये इसका फॉर्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन का. अब सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है. तो इसको लिखने का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस का मतलब है डिक्रीज, माइनस ऑफ डेल्टा आर, आर मीन्स रिएक्टेंट, अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा का मतलब होता है चेंज. तो ये डेफिनेशन के हिसाब से मैंने इसका फॉर्मूला बनाया है. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट करती है मोलर कंसनट्रेशन को. So the rate of reaction is equal to decrease in the concentration of reactant per unit time, or that is equal to increase in the concentration. Increase means positive. Increase in the concentration of product per unit time. तो ये rate of reaction का formula है, that is decrease in the concentration of reactant और increase in the concentration of product per unit time. तो इसमें मैं जनरली एक एग्जांपल ले लेता हूँ. जैसे मेरे पास मरकरी है, मरकरी के अंदर मैं क्लोरीन ऐड करता हूँ, ये बन जाता है मर्क्यूरी क्लोराइड. तो अगर मैंने इसमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है दैट इज इक्वल टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन सा मरकरी, अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट दूसरा कौन सा है क्लोरीन, पर यूनिट टाइम, दैट इज इक्वल टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट per unit time. So that is the example of rate of reaction. Clear? इसमें सेकेंड एग्जाम्पल जो हम लोग लिखेंगे दैट इज इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं. वो रिएक्टेंट है ए और बी, और सी और डी हमारे पास प्रोडक्ट है. और इसमें जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है, स्मॉल सी और स्मॉल डी है, These are number of moles. So ये मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है. उस रिएक्शन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँगा इन द फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, सो दैट इज इक्वल टू माइनस. अब एक चीज़ याद रखना कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं. सो इट बिकम्स -1/A. माइनस इसलिए आया क्योंकि ये रिएक्टेंट है. ए जो है इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे. डेल्टा ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू -1/B. ये रेसिप्रोकल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स. डेल्टा ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन इंक्रीज कर रही है तो प्लस 1/C डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू प्लस 1/D डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी. क्लियर? इसमें एक चीज़ याद रखना, एक होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी के साथ. बाकी सारी चीज़ें सेम है. अगर मान लो मेरे पास ये जनरल रिएक्शन है, तो अगर मैंने इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो उसका फॉर्मूला माइनस ऑफ डी इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू प्लस डी मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डी टी. तो जैसे मेरे पास ये रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, तो सबसे पहले मैं इसमें रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस लिखूंगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस मीन्स रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन, माइनस ऑफ डी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है तो हम लोग डी यूज़ करेंगे, डी ऑफ H2 अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ DI2 अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू प्लस 1/2 DHI अपॉन डी टी. अगर मैं इसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में लिखूंगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा, एवरेज में डेल्टा यूज़ होगा, बाकी सारा सेम,
H2 अपॉन डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल्टा HI अपॉन डेल्टा टी। सिमिलरली फॉर द सेकेंड रिएक्शन, इसमें 2 टाइम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवाया, बन गया 2 टाइम वाटर। इसमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, -1/2 dH2 अपॉन dt दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ dO2 अपॉन dt दैट इज इक्वल टू प्लस 1/2 dH2O अपॉन dt। अगर हम इसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में लिखेंगे दैट इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी। क्लियर। सिमिलरली फॉर द थर्ड रिएक्शन, इस थर्ड रिएक्शन को भी हम लोग एवरेज और इंस्टेंटेनियस की फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर। तो ये एक मेथड है जिससे हम लोग एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिएक्शन की स्पीड को चेंज करते हैं। सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आपको इतना पता है कि जैसे कोई रिएक्शन प्रोसीड होती है तो उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। और इसमें एक चीज़ याद रखना कि जो रिएक्शन की स्पीड है, द रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इट मीन्स अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। क्लियर। इट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of reactant. High the concentration of reactant, more will be the rate of reaction. नेक्स्ट है टेम्परेचर। अब आपको इतना पता है कि टेम्परेचर अगर हम किसी रिएक्शन को प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर प्रोवाइड करने पे बॉन्ड्स टूटेगी और उससे रिएक्शन की स्पीड जो है वो फास्ट होगी। इट मीन्स इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट। और एक चीज़ याद रखना, अगर हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करते हैं, इफ़ वी राइज 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल्ड। अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। अब आपको इतना पता है कि अगर हम लोग सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ करेगा। इसमें मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मेरे पास एक वुड है, लकड़ी है, ठीक है, उसको मैं हीट करता हूँ या उसको मैं बर्न करता हूँ और उसी लकड़ी के मेरे पास छोटे छोटे पीसीज हैं, उसको मैं बर्न करता हूँ। तो दोनों में से जल्दी बर्न कौन करेगा, लकड़ी के पीसीज। क्यों बर्न करेंगे, क्योंकि इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इसलिए ये बर्न करेंगे। It means higher the surface area, higher will be the rate of reaction. Fourth one is radiation. जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को रेडिएशन के पास रखते हैं या रेडिएशन को जब हम केमिकल रिएक्शन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करती है। रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए इंक्रीज़ करती है क्योंकि आपको पता है कि जो रेडिएशन है उसमें एनर्जी होती है, तो जितनी ज़्यादा हम लोग रेडिएशन प्रोवाइड करेंगे उतनी एनर्जी रिएक्शन को मिलेगी, जिससे रिएक्शन की स्पीड फास्ट होगी। नेक्स्ट है कैटलिस्ट। आपको ये भी पता है कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करता है, सो इट मीन्स एडिशन ऑफ द कैटलिस्ट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एंड लास्ट वन इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं। आपको पता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो सबसे पहले ओल्ड बॉन्ड्स टूटती हैं। ओल्ड बॉन्ड मीन्स रिएक्टेंट की बॉन्ड्स टूटेंगी। जब रिएक्टेंट की बॉन्ड टूटेंगी तो फिर वो आपस में ज्वाइन करके प्रोडक्ट बनाएंगी। इट मीन्स सबसे पहले क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होती है, या आप ये कह सकते हो
कि बॉन्ड्स ब्रेक होती हैं, उसके बाद न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्ड होती हैं और उससे केमिकल रिएक्शन होती है। इट मीन्स अगर हमारे रिएक्टेंट्स जो हैं उनकी फोर्सेस वीक हैं तो ईजिली बॉन्ड्स टूटेंगी और ईजिली हमारे पास न्यू बॉन्ड्स बनेंगी, और जितनी उनकी फोर्सेस हाई होंगी उतने ही बॉन्ड्स कम ब्रेक होंगी और उतने ही कम प्रोडक्ट बनेंगे। इट मीन्स जो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं वो डिपेंड करते हैं रिएक्टेंट्स की नेचर पे, कि रिएक्टेंट्स के अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो वीक हैं या स्ट्रॉन्ग है। अगर बॉन्ड्स वीक हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन ईजी हो जाएगा, अगर बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन ईजी नहीं होगा। क्लियर?